ठीक है, तो हम लोगों ने एंगल ऑफ एलिवेशन पढ़ा था। एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन में क्या है, एक बंदा है, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, उसका जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है नीचे से ऊपर, हॉरिजॉन्टल एक्सिस, और आपका जो लाइन ऑफ साइट है, तो लाइन ऑफ साइट जो है, लाइन ऑफ साइट जो नजर है बंदे की, वो उसकी फेस की सिधाई से ऊपर है, तो उस एंगल को हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप बल्ब देख रहे हैं, तो भाई आपकी फेस की सिधाई सामने है, और बल्ब जो है उसको देखने के लिए आपको आपकी नजर को फेस की सिधाई से ऊपर करना पड़ेगा। तो मतलब अब जो एंगल बन रहा है वो क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, और एक और होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। उसमें क्या रहता है मामला, नीचे से ऊपर से नीचे, एंगल ऑफ डिप्रेशन एक्सिस से नीचे, बिल्कुल हॉरिजॉन्टल एक्सिस से आप नीचे चले जाते हैं, तो जो एंगल बनता है वो कहलाता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। मतलब बंदा वहीं खड़ा है, फेस की सिधाई ऑब्वियस सी बात है सामने ही होगी, बात जो है सिर्फ लाइन ऑफ साइट की है, नजर की है। ये अगर आपकी नजर आपके फेस से ऊपर है तो एंगल ऑफ एलिवेशन, अगर आपकी नजर आपके फेस से नीचे है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन। हाँ जी बोलिए। डिप्रेशन, हाँ डेप्रेशन के लिए, ठीक है, क्लियर है। अच्छा जी, नेक्स्ट देखिए, अब हम लोगों ने कुछ एक्सरसाइज करने का फैसला किया था, तो आइए एक्सरसाइज देख लेते हैं। एक्सरसाइज है आपके पास 9.1, थर्ड से करवा दो, फर्स्ट दो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख लीजिए। कोई बात नहीं, जिन्होंने कर लिया ठीक है, जिन्होंने नहीं किया यहाँ पे थोड़ा सॉल्व करिए। कौन सा? कुछ भी देखना, सेकंड कोचिंग पढ़ा है आप, सही है ना, वो ट्री बेंड करते करते तो तभी पहुंचेगा ग्राउंड पे, 1 घंटा पढ़े तब बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख रहे हैं भाई, एक्सरसाइज 9.1, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए क्या लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये आपके पास क्वेश्चन है, जैसे यहाँ पर आपके पास ये ए हो गया, यहाँ बी है, और ये सी है आपके पास। ये 30 डिग्री का मामला दिया हुआ है, ये 20 मीटर लॉन्ग रोप है। आइए क्वेश्चन पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है। एक सर्कस आर्टिस्ट है, इज क्लाइंबिंग 20 मीटर लॉन्ग रोप। वो एक 20 मीटर लॉन्ग रोप को क्लाइंब कर रहा है, मतलब उस 20 मीटर लॉन्ग रोप के ऊपर वो चढ़ रहा है। देखो आजकल तो आपको ये सर्कस आर्टिस्ट नहीं देखने को मिलते, लेकिन हाँ जिस टाइम पर ये बुक प्रिंट हुई थी उस टाइम ये जो मनोरंजन का एक बहुत अच्छा साधन हुआ करता था कि लोग अक्सर रोड के साइड में जो है सर्कस कलाकारियां दिखाते रहते थे, और लोग इकट्ठे भी होते थे, पैसे वैसे भी देते थे उनको खूब। मतलब ये एक तरीके से काइंड ऑफ पहले बड़ा कॉमन था, अब नहीं मिलेगा आपको ये, क्योंकि अब वो जमाना लग गया। तो एक सर्कस आर्टिस्ट है जो कि 20 मीटर लॉन्ग रोप को क्लाइंब कर रहा है, मतलब उसके ऊपर चल रहा है। जैसे आपने कभी कभार अगर गौर किया हो तो मतलब एक छोटी सी बच्ची होती है, उसके हाथ में ऐसे मतलब बैम्बू स्टिक होता है, और वो बैलेंस करते हुए जो होता है वो रस्सी के ऊपर चलती है। तो बिल्कुल ऐसा ही है। तो एक आर्टिस्ट है जो सी से शुरू हो रहा है और एक 20 मीटर लंबी रोप के ऊपर चल रहा है। इस रोप की खासियत है कि एक तरफ तो ये ग्राउंड से टच है और दूसरी तरफ एक पोल के टॉप से टच है। हालांकि इसके बारे में डिस्क्रिप्शन है आगे। विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड, टाइटली स्ट्रेच का मतलब है उसके अंदर बल्ज नहीं है। जैसे मतलब आप पतंग उड़ाते हो तो पतंग में देखते होगे जो रस्सी जो धागा जाता है वो ऐसे बल्ज करता हुआ जाता है। ये बिल्कुल टाइटली स्ट्रेच्ड है, बिल्कुल खिंची हुई है रस्सी, बिल्कुल सीधी है, कोई बल्ज नहीं है, क्योंकि बल्ज होगा तो फिर वो 90 डिग्री में बनेगा एंगल, ये रीजन। तो उसने बोला टाइटली स्ट्रेच्ड है एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। और ये कहां से कहां तक स्ट्रेच्ड है, पोल से वर्टिकल पोल के टॉप से लेकर कहां तक, ग्राउंड तक, धरती तक। मतलब बिल्कुल टॉप पे बांध दिया एक रस्सी और बिल्कुल सीधी 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 खींच के लाए, ग्राउंड पे खूंटा गाड़ दिया और बिल्कुल टाइट कर दिया मामले को। और अब बच्ची को बोला हाँ भाई अच्छी इस पे चढ़ो। ठीक है, तो 20 मीटर लॉन्ग लंबी रस्सी है वो, जो कि आपने एक तरफ तो ग्राउंड से बांध रखी है और एक तरफ पोल के
टॉप से बांध रखे हो। इन क्वेश्चनों की सबसे अच्छी खासियत है कि इनमें स्टोरी होती है। स्टोरी आपको पढ़नी है, स्टोरी समझनी है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। अगर बच्चे को स्टोरी समझ में नहीं आई तो क्वेश्चन भूल जाइए। एक क्वेश्चन आपसे होगा तो आपको स्टोरी समझनी है, और ऐसी समझनी है कि एक ही बार में समझ में आ जाए। बार बार क्वेश्चन पढ़ोगे तो नहीं बनेगा कंसेप्ट, क्योंकि आप क्वेश्चन पढ़ के आपको पहले समझना है, समझ के फिर डायग्राम बनाना है, डायग्राम बनाने के बाद फिर आपको लॉजिक लगाना है कि कैसे होगा, और फिर आगे काम होगा। अगर आप क्वेश्चन ही नहीं पढ़ पा रहे, समझ ही नहीं पा रहे, डायग्राम कहां से बना दोगे? चलो डायग्राम बना दिया, तुम्हें क्वेश्चन ही नहीं समझ में आ रहा, तुम कंसेप्ट क्या लगा दोगे? तो इसके स्टेप्स हैं। पहले आप अंग्रेजी पढ़िए, हिंदी में कन्वर्ट करिए, अपने दिमाग में बैठाइए, फिर डायग्राम बनाइए, डायग्राम बनने के बाद फिर कंसेप्ट। समझ में आ रहा है? तो अगर आपको स्टोरी क्लियर नहीं है तो बार बार पढ़िए, ठीक है? और एक बार समझ में आ गई फिर आपको वैल्यूज तक याद हो जाए, कुछ ऐसा पढ़ो मजेदार तरीके से, ठीक है? तो एक सर्कस आर्टिस्ट है जो कि 20 मीटर लॉन्ग रोप को क्लाइंब कर रहा है, जो कि टाइटली स्ट्रेच्ड है ग्राउंड से एक वर्टिकल पोल के टॉप तक, ठीक है? फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। आपको मुझे इस पोल की क्या बतानी है? हाइट। sin 30 लगा दें। और इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री। हालांकि डायग्राम आपको दिया हुआ है, तो ये रस्सी जो है ग्राउंड लेवल के साथ कितना डिग्री एंगल बना रही है? 30 डिग्री। आपको मुझे पोल की हाइट बतानी है, मतलब ये चीज निकाल। अब हमने क्वेश्चन पढ़ लिया, हमने समझ लिया, हमने डायग्राम बना लिया, अब हमें कंसेप्ट पे काम करना है। मैंने आपको बताया था ट्रिग्नोमेट्री, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री कैसे, मतलब कहाँ यूज करते हैं। अगर आपको एक ट्राइंगल में 90 डिग्री अगर कोई एंगल दे दे और एक साइड, और कोई सी भी एक साइड दे दे, 3 साइड है आपके पास, कोई सी भी एक, मान लीजिए ये दे दे, और बाकी की 2 बची में से कोई सी भी पूछ ले तो निकाला जा सकता है। कैसे? पहले आप ये बताइए कौन सी वाली साइड निकालूं, वो बताओ। बताओ कौन सी वाली साइड निकालूं, तुम्हारी केस में बताओ, ऐसे नहीं। हाइपोटेन्यूज निकाले, चलो ये निकालो। अब आपको गौर करना है कि भैया दिया क्या हुआ है और पूछा क्या है। इन दोनों चीजों को थोड़ा ध्यान रखो, दिया क्या हुआ है और पूछा क्या है, कॉस लगे, ठीक है? और उसके आधार पे तुम डिसाइड करो कि कौन सा ट्रिग्नोमेट्री यूज करना चाहिए। बेस दिया हुआ है, हाइपोटेन्यूज पूछा है, बेस हाइपोटेन्यूज का रिलेशन कौन सा ट्रिग्नो है? कॉस में होता भैया, सेक में भी तो होता है भैया। आप सिर्फ मेन ट्रिग्नोस की बात करें, 3 है मेन ट्रिग्नो, साइन, कॉस, टेन। रेसिप्रोकलों की बात मत करो भैया, रेसिप्रोकल से निकल जाएगा। हाँ रेसिप्रोकल से निकल जाएगा। हाँ पूछो, क्या पूछ रहे थे? नहीं निकलती। मैं ये कह रहा हूं आप क्यों अननेसेसरी दूसरे वाले याद करते हो? आप 3 ये याद रखो ना, बस काम बन जाएगा, आपको चिंता मत करो। हाँ भैया, क्या दिया हुआ था? बेस। पूछा क्या था? कौन सा ट्रिग्नो इनवाइट करोगे? कॉस 30 नहीं, कॉस इतना बोल दीजिए आप बस। तो आप यहां पर एक इक्वेशन फॉर्मेशन करोगे कि अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, या फिर ये ना भी लिखे तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको लिखना है cos 30 और फिर जो साइड्स अपॉन अपॉन में है वो भी लिखनी है साइड में। तो भैया इधर तो था बेस, और अभी हालांकि नाम होता यहां पर तो हम नाम ही लिख देते, तो मतलब मैं यहां लिख देता BC अपॉन में AC। बताइए किसी को इश्यू है ये लिखने में? तो बताओ भैया, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नो के क्वेश्चंस ऐसे ही होंगे, मैं पहले बता रहा हूं, यही शुरुआत है क्वेश्चन की। पूरे 14 या 15 क्वेश्चन है, सारे ऐसे ही करूंगा, गौर करिएगा प्लीज। बहुत ही सिंपल चैप्टर है, बस खाली अंग्रेजी का प्रॉब्लम है थोड़ा सा, उस पर आप कंट्रोल रखिए। चैप्टर कोई ऐसा महाभारत नहीं है। अब देखिएगा, अब आपको क्या करना है, इनकी वैल्यूज डालनी है। cos 30 की वैल्यू कितनी होती है? BC की वैल्यू कितनी होती है? 3। AC निकालना ही है तो आप उसको AC मान लीजिए, या फिर आपने करना है इसको क्रॉस मल्टीप्लाई। तो √3AC इक्वल टू में 6, तो AC को अकेला, तो यहाँ हो जाएगा 6 अपॉन में ये आंसर। रैशनलाइज के बारे में अभी मैंने कोई बात नहीं करी है, फिलहाल के लिए इतना ही समझिए। बोलिए। 30 दे रखा है, एंगल 75 दे रखा हो तो 75 चला दो, क्यों? cos 45 कुछ नहीं होता, कुछ ना कुछ ऐसा एंगल आएगा जो आपको पता है। 30, 45, 60, 90 नहीं आता। 90 अगर बना दिया उधर तो फिर वो आपका मामला ही बन जाएगा, गलत हो जाएगा। 3 ही आते हैं, या तो 30 आएगा, या तो 45, या तो 60, यही आते हैं हर बार। बताइए कोई इशू है इसमें? बता भैया प्रीत, ठीक है, समझ में आ रहा है? ओके चलो भाई, अब इस पर आ जाते हैं वापस से हम लोग। अब आप खुद बताइए
क्या दिया हुआ है, हाइपोटेन्यूज, क्या पूछा है, परपेंडिकुलर, कौन सा ट्रिग्नो, साइन, कौन सा ट्रिग्नो। साइन, मैं इसको ध्यान ही नहीं, मैं तेरी बात कर रहा हूँ, कौन सा ध्यान, कौन सा ट्रिग्नो यहाँ पे, अरे ट्रिग्नोमेट्री बता देवता, साइन। परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का जो ट्रिग्नो है वो साइन है। तो आपका जो क्वेश्चन की शुरुआत होगी वो आप कुछ इस तरीके से लिखोगे, इन ट्राइंगल एबीसी, फिर आप यहाँ पे साइन 30 लिख दोगे, फिर यहाँ पे साइड बताओगे मुझे क्या लिखूं, अब इनकी वैल्यूज डालोगे, 1/2, अभी साइन 30 की वैल्यू, ए बी की वैल्यू, 20/8, ए सी की वैल्यू, अरे ए बी तो निकालना है हमें, ए बी को ए बी रहने दो। या एक काम कर लेते हैं, ए बी को एच बना लेते हैं, ठीक है, हाइट है ना, H/20 तो आप डायग्राम में एच लिख दीजिए, बाकी कहीं लिखने की जरूरत नहीं, एच अपॉन में ए सी क्रॉस मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई, अरे क्या हो गया, ए बी की जगह एच लिख दिया तो इतना वियर्ड क्यों है, नॉर्मल है, इट शुड बी नॉर्मल, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, B is equals to 2H 2 से 20 काट देंगे, अब हम एच को अकेला कर रहे हैं, 20/10, यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है, अगर आपको मीटर लिखना इतना ही पसंद है तो जब आप नीचे हैंस करके लिखोगे ना उसमें लिख, hence the side of Hence? AB, है, हाँ उस पर भी बात करेंगे। एक्चुअली क्या होता है ना, मैं फिर वो चीज सिखा देता हूँ ना, फिर बच्चे हर बार वही करते हैं, मतलब कभी कभी एच इसमें तो ऊपर है, कभी कभी नीचे होता है, और बच्चे क्या करते हैं वहां से निकाल के ऊपर भेजते हैं, वो अपॉन में छोड़ देते हैं उसको, तो वो गलती एक होती है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप क्रॉस मल्टीप्लाई की आदत डालिए। हालांकि जिन बच्चों को थोड़ा सा पता है, देखो एच ऊपर होना चाहिए, अगर डिनोमिनेटर में होता तो फिर आपका एच अकेला करना काफी नहीं है, ठीक है। तो आप सजेस्ट, मैं आपको यही सजेस्ट कर रहा हूँ कि फिलहाल के लिए आप क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, धीरे धीरे जैसे जैसे आता जाएगा हम और परफेक्शन लाते जाएंगे। तो हैंस हाइट ऑफ पोल इज 10 मीटर, 10 मीटर। जब कभी भी आप सॉल्व करेंगे इसमें कहीं भी मीटर पीटर लिखने की जरूरत नहीं है, बता देता हूं, बहुत बच्चों को देखा है मैंने, यहाँ भी लिख देते हैं मीटर, ठीक है, एक और जगह होगा यहाँ भी मीटर है, बहुत सारे बच्चे हैं भैया, जब कैलकुलेशन करते हैं ना तब नहीं लिखते, जब फाइनल आंसर आता है ना तब डिक्लेरेशन देते हैं कि मीटर की है कि किलोमीटर की है कि सेंटीमीटर की। ड्यूरिंग सॉल्विंग द क्वेश्चन आप मीटर किलोमीटर कुछ नहीं लिखते, ठीक है, उसका कोई ऐसा कुछ नहीं कि नंबर डिडक्शन हो जाएगा। हाँ भैया ठीक है गर्वित, तो आपको हेंस करके लिखना है जरूर लास्ट में, आदत बनाइए, हेंस करके जरूर लिखा करो लास्ट, ठीक है आयुष, क्लियर है। तो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नो एक अलग कंसेप्ट आया आपके पास, राइट एंगल अपना पीजीटी को छोड़कर भी, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल में एक और थ्योरम भी लगती थी हमारी, कौन सी, पीजीटी। पाइथागोरस थ्योरम के लिए एलिजिबिलिटी क्या है, 91, तो राइट एंगल बोल रहा हूँ यार, दो साइडें पता होनी चाहिए, सामने आलू तीसरी। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नो लगाने के लिए क्या एलिजिबिलिटी, एक साइड एक एंगल, अगर पता है तो कुछ भी निकाल सकते हैं आप, फिर हम वही वाला ट्रिग्नो लगा लेते हैं जो पूछा गया है और जो दिया हुआ है, और उसके हिसाब से इक्वेशन बना के अकेला कर देते हैं, मामला बन जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देख रहे हैं भाई, देखिए क्वेश्चन सेकंड, तो जो आपका पहले, ठीक है, तो आपका टाइप 1 बड़ा क्लियर है, टाइप 1 में आपको एक ट्राइंगल दिया होगा, एक एंगल दिया होगा, वो कोई सा भी दे, वो चाहे तो ये वाला भी दे दे, एक साइड देके रखेगा और कुछ पूछेगा, ये पहला टाइप है, सिंपल एंड स्ट्रेट। एक नंबर के जो आपके 20 एमसीक्यू आएंगे उसमें एक सवाल तुम्हें ऐसा जरूर आएगा, सिंपल। इस बार नहीं आया होगा आपका, फुल लेंथ हो गया आपका पेपर, फुल लेंथ पेपर हो चुका है आपका, फुल लेंथ पेपर जब होगा उसमें आ दिखेगा आप, ठीक है। तो ये सवाल आपको जरूर आएगा 23 वाले में, आ गया नहीं आया, तो उन्होंने एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नो पे फिर 2 नंबर या 3 नंबर में डाल दिया होगा, हाँ बाबू एक मिनट, मैं थोड़ा थोड़ा सा पढ़ा दूं उसके बाद देख, ठीक है। अच्छा जी, अब सेकंड वाले क्वेश्चन को करें इससे पहले एक मेथड सीख लेते हैं, रैशनलाइजेशन। हालांकि आप सबको आता है, मैं बस रिवाइज करा रहा हूं। रैशनलाइजेशन बेसिकली किस चीज के लिए यूज करते हैं, बत्रा जी किस चीज के लिए यूज करते हैं, डिनोमिनेटर में से रूट हटाने के लिए रैशनलाइजेशन का यूज किया जाता है, ठीक है।
अब रैशनलाइजेशन का जो टाइप है वो दो तरीके के क्वेश्चन फॉर्मेशन करता है। पहला, सिंगल टर्म डबल टर्म। बिल्कुल, जिसमें डिनोमिनेटर में सिंगल टर्म होती है, जैसे कि ऐसा कुछ। देखिए डिनोमिनेटर में कितनी टर्म है, सिंगल है। भैया दो तो लिखे हुए हैं, अरे मल्टीप्लाई में है ना। टर्म, दो टर्म तब मानते जब ये ऐसा होता, बीच में प्लस या माइनस कुछ आता, क्योंकि टर्म्स किससे अलग होती हैं, प्लस या माइनस। जब तक वो मल्टीप्लाई में है वो सेम टर्म। तो इस तरीके के दो सवाल आएंगे, मतलब दो तरीके के टाइप हैं। हाँ जी बोलो। पूरे रूट के अंदर उसको सिंगल ही मानेंगे आप उस टाइम, एक ही टर्म। अरे मतलब वो ये कह रहा है कि जैसे 7/2 प्लस √3 के अंदर हो। इस केस में भी फिलहाल के लिए एक ही चल रहा है, ठीक है। चिंता मत करिए, आपको कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, जो आपको आएंगे उसके बारे में थोड़ा बात करते हैं। तो दो टाइप है आपके पास, एक या तो इस टाइप का रैशनलाइजेशन होगा या तो इस टाइप का रैशनलाइजेशन। अब मुझे एक बात ये और बता दीजिए, रूट कैसे हटता है? रूट रूट से नहीं कटता, मैं आपको फिर बता देता हूं। रूट सिर्फ एक ही तरीके से हटता है, स्क्वायर करके। अब मुझे एक बात बताओ, स्क्वायर कैसे आता है? स्क्वायरिंग बोथ साइड। बिल्कुल, जब मैं ए को ए से मल्टीप्लाई करूंगा तब आता है स्क्वायर। मतलब जो आप उसी नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। फॉर एग्जांपल निशांत मल्टीप्लाइड बाय निशांत इक्वल टू निशांत स्क्वायर। बताइए, पावर 1/2 चढ़ जाता है। चलिए आइए देख लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पे √3 है, इसकी पावर अगर मैं 1/2 और दे दूं, वो 1/2 का मतलब ही रूट होता है यार, ऐसा मत बोलो, ठीक है। तो वो तो आपने रूट का फॉर्मेट बदल दिया। हालांकि रूट हटाने का बस एक ही तरीका है, आप स्क्वायर करवाइए किसी तरीके से। अब स्क्वायर करवाने का क्या तरीका है? उसी नंबर से दोबारा एक बार और मल्टीप्लाई। अब आप मुझे बताइए, इसमें अगर मुझे √3 हटाना है, तो आपको नहीं लगता कि मतलब मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए? 2√3 से नहीं करेंगे भाई 2√3 से करते हैं तो भी अच्छा है, वरना आप बताओ रूट है किस पर? √3 पे। अब देखो एनसीईआरटी तो हालांकि कहती है पूरा 2√3 लिखा करो, बट मैं सच बताऊं √3 से भी काम चल जाएगा। बट चलो ठीक है, हम एनसीईआरटी फॉलो कर रहे हैं। तो हमें किससे मल्टीप्लाई करना है? इसी को दोबारा। अब नीचे आपने अपनी मर्जी से किया है ना ये काम, तो आप ऊपर भी लिखोगे फॉर बैलेंसिंग, कट गया ना, कट हटा के मैंने वन तो ठीक है। सिर्फ √3 से भी कर सकते हैं, मामला वही सॉल्व होता है। ये क्लियर है, समझ में आया? सिंगल नीचे जो होते हैं उनके रूट हटाना तो बड़ा ही आसान होता है, आपको कुछ नहीं करना, बस उसी से दोबारा मल्टीप्लाई करा देना। हालांकि मैं ये करवा चुका हूं ऑलरेडी, ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में मैंने ये करवाए थे आपको। जब नीचे रूट आए थे मैंने हटवाए थे वो रैशनलाइजेशन के थ्रू। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई? ये रूटों को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो लाइक अनलाइक नहीं देखते, सारे नंबर से मल्टीप्लाई होते हैं, मतलब बाहर वाले से, अंदर वाले से। 7 2 जा 48 और यहाँ पर 2 स्क्वायर √3 का होल स्क्वायर 2 को मिलाया 3 को कितना हो जाएगा? ये 6। यहाँ हो जाएगा 14 √3 अपॉन में स्क्वायर सबको मिलेगा 2 को और √3 को, कितना हो जाएगा 4 12 और यहाँ हो जाएगा 14 √3 अपॉन में 12। फिर आप चाहे तो 2 से कट कर सकते हैं, 2 से 6 बार, 2 से 7 बार। यहाँ हो जाएगा 7 √3 अपॉन में 6। ये कुछ है भैया, नीचे से रूट हट के ऊपर लग गया, फायदा क्या हुआ? अरे नीचे का तो हट गया ना रूट, नीचे का ही हटाने का काम है भैया रैशनलाइजेशन का, ऊपर का हटाने का काम नहीं रैशनलाइजेशन का। भैया ऊपर रूट अलाउड है, नीचे अलाउड नहीं है। हाँ, नीचे अलाउड नहीं है बस रूट, ऊपर अलाउड है। ऊपर चाहे बेशक 4 रूट हो चलेगा, लेकिन नीचे एक भी रूट नहीं होना चाहिए। अगर है तो रैशनलाइजेशन करिए। अगर एक वाला टर्म है तो पहले वाले टाइप से कर दीजिए, उसी से मल्टीप्लाई। अगर दूसरा वाला है, भैया इसमें रैशनलाइजेशन कैसे करते हैं? हाँ भैया, एनी आइडिया कैसे करते हैं? हाँ इसी से भैया भैया इसमें भी इसी से मल्टीप्लाई कर देंगे क्या? आंसर है नहीं। मैं एक्चुअली स्क्वायर लगवाना चाहूंगा, तो आप खुद गौर करिए, ये फॉर्मूला हुआ करता था आपके पास जिसमें ए और बी दोनों के ऊपर स्क्वायर है। मुझे भी ऐसा ही चाहिए रूट हटाने के लिए। अब ये फॉर्मूला लाने का तरीका क्या है? हाँ बोलो, वो भी करके दिखा देंगे। अगर ये वाला फॉर्मूला लाना है तो क्या तरीका बनाना पड़ेगा? a + b और a - b, कुछ ऐसा।
क्योंकि तभी बन सकता है दोनों के ऊपर स्क्वायर। अब आप देख के बताइए, ये चीज बनानी पड़ेगी आपको अगर ये लिखना है तो। अब आप देखिए आपके पास क्या है, ए प्लस बी है आपके पास, तो आप खुद बताइए किससे मल्टीप्लाई करना चाहिए। तो आपको मल्टीप्लाई करना चाहिए ना, नीचे किया है तो ऊपर भी करिए फॉर बैलेंसिंग। और जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 14 माइनस 2 का स्क्वायर, यहाँ पर आपको 2 का स्क्वायर करना है और √3 का। अब जैसा हमारा था वो मैटर, यहाँ पर स्क्वायर से रूट कट जाए, जैसा हमने प्लान बनाया था, इसलिए तो स्क्वायर लाए थे हम। नहीं आ रहा कहाँ, तो यहाँ हो जाएगा आपके पास 14 माइनस 7। अच्छा ये सॉल्व हो सकता है 14 माइनस 7 √3? क्यों? लाइक रूट नहीं है, इसके पीछे √3 है, इसके पीछे √3 नहीं है, तो नहीं होगा सॉल्व। इसकी बात कर लेते हैं, -3 दैट इज 1 आया, हल्का फुल्का होगा, बाकी हम लोग क्वेश्चंस करेंगे आपको और अच्छे से आएगा, पर मेथड यही है, ठीक है। अच्छा अब भैया अगर मान लीजिए हम अपने इस वाले प्रोसेस को इसमें लगाने की कोशिश करें तो क्या दिक्कत आ रही है, कुछ दिक्कत भी आ रही होगी, तभी तो आप नहीं लगा रहे। भाई आइए देख लेते हैं, मान लीजिए मैं 7/2 + √3 को अगर मल्टीप्लाई कराऊं किससे, 2 + √3 से, नीचे भी और ऊपर भी, 2ab में रूट आएगा। और जब आप इसको लिखा डबल टाइम लिख दिया तो ऑब्वियस सी बात है आप तो ये करना चाहोगे, और यहां तो आप कर लोगे, चलो 14 + 7 √3। अब जब तुम इसको सॉल्व करोगे, पहले तो तुम्हें बताइए सॉल्व कैसे होगा, आइडेंटिटी मिलेगी इसमें, a का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, √3 का स्क्वायर। लो भाई आप तो कहते √3 हटेगा, हट गया, अरे इसमें से तो हट गया लेकिन इसमें आ गया, 2ab भी तो लिखोगे, तो इसका तो चलो हट गया, √3 में मान गया, √3 का स्क्वायर था, आपने स्क्वायर से रूट हटा लिया, ठीक है ये तो सही है, लेकिन इधर आ गया ना रूट, तो मामला तो वही फंसा ना हमारा, एक √3 है, ये नहीं जाएगा, तो ये करके फायदा नहीं है, ठीक है। तो जो चीज फायदा दे रही है उसके बारे में बता रहा हूं, ठीक है। तो ये आपके पास है 7/2 + √3, हाँ तो ये वाला करके फायदा नहीं है, ठीक है। अच्छा जी, तो आपको वही वाला जो है आपके पास साइन चेंज वाला वही मामला ज्यादा सही बैठ रहा है, ओके। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं, सेकंड से आइडिया पड़ेगा ऐसे। चलिए भाई देखिए क्या लिखा हुआ है, अ ट्री ब्रेक ड्यू टू स्ट्रॉन्ग and the broken part bent so that the top of the tree touches the ground। मतलब ये है कि एक ट्री है, breaks due to storm, मतलब एक ट्री था वो ब्रेक हो गया स्ट्रॉम के चलते हुए, यहां से मान ली स्ट्रॉम आई, आंधी तूफान, और पेड़ आपने देखे होंगे इस तरीके से गिर जाते हैं। अब मुझे एक बात बताओ पहले तो कि भाई जो एक्चुअल ट्री की जो हाइट है वो ये पूरी है ना, अब यहां से जब ट्री टूटा और वो नीचे गिरा इस तरीके से, तो भाई देखो एक तो ए बी हाइट है ट्री की, आपको नहीं लगता BC + CD भी ए बी के ही बराबर है? क्योंकि यार यही पार्ट तो गिरकर नीचे, मतलब ये पार्ट टूट कर नीचे गिरा ना, तो भाई AC की जगह आपका CD आ गया, तो भाई BC + AC जो कि हाइट ऑफ द ट्री था, अब आपको नहीं लगता कि BC + CD भी हाइट ऑफ ट्री ही देगा? क्योंकि भाई देखो जैसे मान लो इस तरीके से पेड़ था, अब ये बीच में से जब टूटा तो यार यही तो गिरा है, आप इसको और इसको जोड़ लो तो भी ट्री की हाइट मिल जाएगी, इसको और इसको जोड़ दो तो भी ट्री की हाइट मिल जाएगी, तो आप BC और AC को जोड़ो तो भी AB मिलता है, और कहीं ना कहीं BC और CD को जोड़ो तो भी क्या मिलता है, AB ही मिलता है। क्यों? क्योंकि AC और CD सेम ही चीज तो है, यही तो गिरा है नीचे। सुखजीत समझ में आ रहा है? पक्का कल आया था तुम? तो गौर करिएगा, एक आपके पास ट्री है, टोटल हाइट कितनी है AB, और ये ड्यू टू स्ट्रॉन्ग ये बैंड हो गया,
कुछ इस तरीके से, सो दैट, कुछ इस तरीके से कि जो टॉप है ट्री का ग्राउंड को टच कर गया किसको, ग्राउंड को, एंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद इट। और कितना एंगल बना रहा है, 30 डिग्री। तो 30 डिग्री का एंगल बना कौन, पेड़ का टॉप किसके साथ, ग्राउंड के साथ। जब स्टॉर्म आई तो ऑब्वियस सी बात है ट्री जो है वो नीचे गिर गया। ट्री जब नीचे गिरा तो उसने कुछ एंगल बनाया, वो एंगल 30 डिग्री एंगल है ग्राउंड के साथ। ठीक है, अच्छा जी। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर। आइए इस बात को समझते क्या लिखा हुआ है। द डिस्टेंस बिटवीन फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर। मतलब जहां ग्राउंड का टॉप टच हुआ और जो फुट ऑफ द ट्री है वो कितना है टोटल, 8 मीटर। ठीक है भाई, तो प्लीज गौर करें यहाँ पर। तो ये आपके पास इस तरीके से गिर गया, यहाँ पे ये 30 डिग्री हो गया, ये नीचे वाला जो है ये 8 मीटर है। ये डिस्टेंस किसका, टॉप के मतलब ट्री के टॉप का और फुट ऑफ द, भाई ये चीज आपको बहुत सुनने को मिलेगी, फुट। फुट मतलब होता है वो ट्री का पांव जहां पर है, भाई पांव तो यहां पर है, तो जो जहां टच हुआ और ट्री तक कितना मीटर है, 8 मीटर। तो अब आप खुद गौर करिए कि ये जो BCD है, ये वाला ट्राइंगल, इसमें एक तो साइड पता है तुम्हें, एक एंगल और क्या पता है, एक एंगल। भाई हमारा तो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नो की बात बन गई ना, वो भी तो यही कहता था कि एक तो एंगल दे देना मेरे को, और क्या दे देना, एक साइड दे देना। अब मैं तो आपको ये सजेस्ट करूंगा कि एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नो की मदद से आप इसको निकाल लीजिए। कौन सा ट्रिग्नो लगाओगे, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, कौन सा वाला है, कॉस। और ना इसको भी निकाल देंगे, भाई ये परपेंडिकुलर है, बेस है, कौन सा ट्रिग्नो है ये, 10। तो एक बार तो कॉस से हाइपोटेन्यूज निकाल देना, 10 से परपेंडिकुलर निकाल देना, और परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज को प्लस करके क्या बना देना, हाइट ऑफ द, फाइंड करना है क्या, इसमें तो बताया नहीं पूरे हाइट में हाइट ऑफ द ट्री मतलब पूरे हाइट की बात हो रही है। रिमेनिंग बोलता AD जो है वो 8 मीटर जो है वो CD होना चाहिए। क्यों, डिस्टेंस दे रखा है किस चीज का बताओ, नहीं टॉप का जो नीचे गिरा और फुट ऑफ द पेड़ का। भाई फुट यहां नहीं है पेड़ का, यहां भी नहीं है टॉप, ग्राउंड टॉप तो यहां टच हो गया आपका। भाई ये पूरा पेड़ था, ये नीचे गिरा, तो टॉप अब यहां गया ना कदमों में। अब ये टॉप और पेड़ का फुट के बीच का डिस्टेंस है 8 मीटर, तो ये 8 मीटर यही होना चाहिए। पूछ लीजिए अगर कोई दुविधा है किसी भी टाइप में। ठीक है, तो बताइए क्वेश्चन का अप्रोच, क्वेश्चन किस तरीके से लिखना चाहिए आपको, इन ट्रायंगल BCD। तो आइए चलते हैं इन ट्राइंगल। हम डायग्राम बनने के बाद, मैं देखो एक तो आपको ये निकालना है, मैं तो आपको कहूंगा इसको मान लो x और इसको मान लो y। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं। इन ट्राइंगल BCD, भाई 2 बार करना पड़ेगा ना, तो आइए एक बार तो इक्वेशन बनाएंगे हम cos 30 से कितना हो जाएगा भाई। अरे यार साइडों को बताते हैं भैया, वैल्यू अगले स्टेप में बताते हैं। अब वैल्यूज बताओ, cos 30 कितना है, BD कितना है, CD। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम y निकालते हैं। बता दीजिए कोई इशू है तो, प्लीज तो बता दे। ठीक है, चलिए आई क्रॉस कर देते हैं, कितना हो जाएगा यहाँ पे, रैशनलाइज कर रहे हैं उसको। तो यहाँ आ जाएगा 16√3/3। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास
इसी में x भी निकालेंगे हम, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 10 30। 10 30 कितना है? BD अपॉन BC। 10 30 की वैल्यू बताइए। कुछ भी नहीं बता रहा भाई सुजीत। भैया BC अपॉन BD आएगा। 10 30 की वैल्यू क्या भैया? भैया BC अपॉन BD आएगा। मयंक ने गलत बताया। हाँ भैया 10 30 की वैल्यू क्या है? 1/√3। 10 30 की वैल्यू पूछ रहा हूँ, क्या बताने लग रहे हैं? वैल्यू ने याद करे आओ, ठीक है? कुटोगे नहीं तो दोनों की दोनों। BC की वैल्यू कितनी है? BC की x BD की वैल्यू कितनी है? 8। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसका। 8/√3 रेशनलाइजेशन होगा। 8√3/3। 8√3/3। ठीक है। अब भाई दोनों के केस में, हालांकि दोनों में ही √3 आ गया था नीचे, हिसाब से हमें दोनों का ही क्या कर देना चाहिए? रैशनलाइजेशन। 8 आएगा। हाँ भाई कर भी देंगे रैशनलाइजेशन, प्लस कर देते ना डायरेक्ट। पर मैं तो डायरेक्ट आपको प्लस कह रहा हूँ कि पहले प्लस कर लेते हैं, क्योंकि दोनों में √3 नीचे आ रहा है। 3 हो जाएगा। नहीं √3 रहेगा। एक काम करते हैं, चलिए रैशनलाइजेशन कर लेते हैं साथ से। हाँ भाई y इक्वल्स टू में कितना चल रहा है? क्या कैसे रैशनलाइजेशन करते हैं? भैया ऊपर हमेशा से इतना मीटर, ये तो मैंने रैशनलाइजेशन कर दिया था शायद इसका। भैया गलत कर रहे हो। x का करना हाँ भाई नेक्स्ट कितना है आपके पास इसका? 8 आएगा। अब क्या करना है? हेंस हाइट ऑफ ट्री x + y तो कर लो पहले। पहले कर लो, इसी में कर लेंगे ना। तो 16√3 अपॉन में 3 प्लस 8√3/3 अब LCM। और दोनों का क्या करना चाहिए हमें? एलसीएम। आइए एलसीएम लेते हैं, कितना हो जाएगा भाई 3 और 3 का एलसीएम? 3 16√3 + 8√3 24√3/3। अब 3 से काट देंगे 8√3 आंसर। ये आ जाएगा 8√3 मीटर। कुछ ऐसा करना। Hence the height of tree। ठीक है, नेक्स्ट वाला देखिए, क्वेश्चन नंबर 3rd। थर्ड से पहले एक काम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। 4 थर्ड भी कर लेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ट्राई के लिए थर्ड वाला आप ट्राई कर सकते हैं घर पे, ठीक है? जो कर चुके हैं कर, मैंने शायद पहले और दूसरा ही दिया था। हाँ भैया फर्स्ट थर्ड वाला आप लोग कर सकते हैं, डुएबल है, ठीक है? बस इतना ध्यान रखिएगा, स्लाइड का मतलब होता है फिसल पट्टी, हाँ भैया ठीक है? स्लाइड का मतलब क्या होता है? फिसल पट्टी। क्योंकि एक कॉन्ट्रैक्टर है, मैं आपको थोड़ा थोड़ा ओवरऑल देता हूँ इसमें हिसाब किताब क्या है। कि एक कॉन्ट्रैक्टर है, वो 2 तरीके के बालकों के लिए फिसल पट्टियां बना रहा है। स्लाइड झूला वो जिस पे आप ऊपर ऐसे चढ़ते हैं, फिर उसके बाद आप भूल जाते हैं वो। भैया बेलक तो रोया पार्क में शेर को मोर है वे जाऊं वहां मत करे। तो शीशा वाला नहीं है जहाँ में 2 जनिया सीसो वाला रहता है जिसमें वो वजन रहता है, एक तरफ दोनों तरफ सीटें रहती है उसमें। चलो के बाद आप तो बैठी नहीं होगी भाई। हाँ भाई, तो याद है दो। तो फिसल पट्टी में क्या, फिसल पट्टी क्या है यार, समझ गया ना फिसल पट्टी क्या होता है? बाबू झूले में तो झूला जो है वो कलेक्टिव नाउन है बाबू, तो बहुत कुछ आ जाता है है ना भाई? झूला जो है वो, उसको क्या कहते हैं, उसको स्विंग वाले को भी झूला ही कहते हो आप। हाँ, वो सीसो को भी आप झूला ही कहते हो, ठीक है? और वो राउंड व्हील जो होता है उसको भी आप झूला ही कहते हो। तो इस तरीके से रोलर कोस्टर भी आपके लिए झूला ही है। बस बस ठीक है, समझ गया। क्वेश्चन नंबर देखो, हाँ तो इसमें क्या था? एक कॉन्ट्रैक्टर है, 2 तरीके की फिसल पट्टियां बना रहा है, एक छोटे बच्चों के लिए, एक बड़े बच्चों के लिए। बड़े बच्चों के लिए जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, बताइए वो ज्यादा होना चाहिए कम होना चाहिए? वो ज्यादा होना,
क्योंकि बड़े बच्चे हैं तो आज कुछ तूफानी करते हैं, ऊपर चढ़ के बिल्कुल सीधा उतर जाते हैं, फिसलते तो ही नहीं, पाँव से ही हटा। ठीक है, और जो छोटे बच्चे होते हैं ऑब्वियसली बात है उनके लिए जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो थोड़ा कम होना चाहिए, बच्चा आराम से आए, उसको बिल्कुल तूफानी नहीं करना है कुछ भी। ठीक है, तो इस तरीके से दो स्लाइड्स बनाई गई हैं। ठीक है, एक है आपके पास 60 डिग्री वाली, एक है 30 डिग्री वाली। उसमें आपसे लेंथ ऑफ स्लाइड पूछा गया है। उसमें देखो इस तरीके से है, ये चीज दी हुई है, या फिर आपको शायद हाइट दिया हुआ है, लेंथ ऑफ स्लाइड पूछा गया है। तो भाई परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस कौन सा ट्रिग्नो लगाएंगे? साइन, साइन थीटा। साइन थीटा से निकाल दीजिएगा आप इनको दोनों स्लाइडों के लेंथ को। होमवर्क है तो हाँ जी, थर्ड वाला होमवर्क है, फोर्थ वाला आई फोर्थ फोर्थ ये थर्ड वाला जो ही बताया। फोर्थ वाला देख लीजिए क्वेश्चन क्या लिखा हुआ। द एंगल ऑफ एलिवेशन, देखिए वर्ड्स को ना थोड़ा सा समझिए, ये वर्ड्स बड़े यूज होते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस में। द एंगल ऑफ एलिवेशन, अब एलिवेशन बोल रहा है तो ऑब्वियसली बात है कुछ तो भी मतलब नीचे से हम ऊपर की तरफ देखेंगे, एलिवेशन हो रहा है। तो द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर, फर्स्ट और सेकंड नहीं है ना रिपीट में? नहीं फर्स्ट और सेकंड नहीं है, थर्ड क्वेश्चन होमवर्क में आपको, फोर्थ क्वेश्चन में करा रहा हूं, ये भी जाएगा हम। टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, which is 30 meter away, which is 30 meter away on the ground which is 30 meter away 30 meter away from the foot of the tower. from the foot of the tower is 30 degree. Find the height of the tower. Find the height of the tower. आइए मीनिंग समझते हैं इसका क्या है। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, इसका कोई मीनिंग बता नवीन, मीनिंग। एंगल ऑफ एलिवेशन है किस चीज का? ऑफ द टावर, टावर, टावर के टॉप का। फ्रॉम कहां से? ग्राउंड पे एक पॉइंट से। थोड़ा मीनिंग समझिए यार, हर एक शब्द का कुछ मीनिंग है, और यही लैंग्वेज ये बार बार यूज करते हैं। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर फ्रॉम दिस, तो फ्रॉम का मतलब है वहां से वहां तक एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। तो ऑब्वियसली बात है आपको एक टावर बनाना पड़ेगा, तो एक टावर बना देते हैं। ऑब्वियसली बात है ग्राउंड भी बनाना पड़ेगा भाई, जहां टिकाऊ का मामला। इस पे से एक पॉइंट है, उसने टावर के टॉप को देखा है 30 और meter, कितना एंगल ऑफ एलिवेशन क्रिएट किया है? 30 डिग्री लेंथ इसकी 30 है। ऐसा बोला गया, देखो द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30। मुझे एक बात बताओ, ये जो 30 मीटर है ये किस चीज के लिए है? गलत, हाइट है, गलत, बेस है, बेस है। दोबारा सुनिए क्या बोला है। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच, ये जो विच है ये किसके लिए है ये बताओ? गलत, ये पॉइंट के लिए है। पॉइंट से दोबारा सुनो, एंगल ऑफ एलिवेशन टावर के टॉप का उस पॉइंट से जो कि 30 मीटर दूर है फुट ऑफ द टावर से, 30 डिग्री है, बेस है, ये है इसका मतलब। बेस है। तो ये जो विच 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, ये पॉइंट की बात हो रही है। हाँ हाँ, मतलब पॉइंट की बात हो रही है, ये है डिस्टेंस ये वाला। टावर का फुट तो नहीं चल रहा है, क्या वहीं से होगा। दोबारा सुन लीजिए, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। भाई टावर के फुट से 30 मीटर की दूरी पर जो पॉइंट है उससे एंगल ऑफ एलिवेशन टावर के टॉप का 30 डिग्री है। ठीक है, तो 30 मीटर दूर है, 30 डिग्री है। आपको बताना है फाइंड द
हाइट ऑफ टावर ये बताना है। भाई कौन सा ट्रिनो लगाओगे ये बता दो, कौन सा ट्रिनो लगाओगे। 10:30 से इक्वेशन फॉर्मेशन करेंगे भैया। नाम आप अपनी मर्जी से ABCD दे लोगे और अपना 10:30 निकाल कर इसको निकाल देंगे। बोल दीजिए भाई, कोई दिक्कत है इसमें? ये दोनों क्वेश्चन आपको करके लेके आने हैं, ठीक है। चलिए दैट्स ऑल फॉर टुडे।